एक्टिविस्ट रहे हैं और 2 बार दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष रहे हैं। भागी जी के शिक्षक संघ के अध्यक्ष, डूटा के अध्यक्ष बनने से पूर्व आप लोगों की स्मृति में नहीं रहा होगा कि एनडीटीए से भी कभी कोई अध्यक्ष रहा है। तो आप देख सकते हैं कक्कड़ साहब आपके सामने, अपने इतिहास के झरोखे में थोड़ा झांकिए। उनके दूसरे हमारे उनके साथ में है हमारे सम्माननीय वरिष्ठ प्रोफेसर इंद्र मोहन कपाई सर। आप किसी परिचय के, मुझे नहीं लगता आप सभी उनको जानते हैं, तो उनके बारे में और अधिक नहीं कहूंगा, लेकिन उनके संबंध में सूचना यह है कि आने वाले 3 वर्षों तक दिल्ली विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आप भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जो हमारे चांसलर हैं उनके नॉमिनी रहने वाले हैं। तो तालियां थोड़ी ज्यादा बजनी चाहिए। हमारे मध्य में दिल्ली प्रांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह माननीय भारत भूषण जी भी उपस्थित हैं और वो भी एक जाना पहचाना परिचित चेहरा है। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय में नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट को संवर्धित करने में आपका विशेष योगदान रहा, बहुत सहयोग रहा। आप हमारे मध्य में हैं और निश्चित रूप से हम इसी प्रकार उत्साह के साथ कार्य करते रहेंगे आपके सानिध्य में। हमारे साथ है माननीय आनंद श्रीवास्तव जी, आप क्षेत्रीय संगठन मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हैं और आप भी चिर परिचित एक चेहरा है दिल्ली विश्वविद्यालय में। और उसके साथ माननीय प्रोफेसर अभिषेक टंडन जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष हैं और सबसे युवा अध्यक्ष मिले हैं इस समय विद्यार्थी परिषद दिल्ली प्रांत को। तो उनका आज हम जो यहाँ पर अभिनंदन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं अपने अध्यक्ष प्रोफेसर ए.के. भागी जी, पहचान रहे कहाँ हैं? आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भारत भूषण जी का स्वागत करें। हमारे विचार का मुखपत्र युवा अध्यक्ष भागी जी। भारत जी का हमारे वैचारिक मुखपत्र 5 जन्य के संकलन और अपने प्लांटर से उनका स्वागत करें। हमारे बीच में है कपाई जी। आपके स्वागत के लिए मैं अपने ईसी मेंबर सुनील शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, आप आए और कपाई जी का स्वागत करें। पुराने ईसी मेंबर और नए ईसी मेंबर, प्रद्युमन जी से मैं निवेदन करूंगा कक्कड़ सर का स्वागत करें। हमारे उपाध्यक्ष हैं प्रद्युमन राणा जी। मुझे ऐसा लग रहा मुझे थोड़ा आगे आनंद श्रीवास्तव जी के स्वागत के लिए मैं रूबी मिश्रा जी, आप आए। रूबी मिश्रा एनडीटीएफ की सक्रिय कार्यकर्ता, पूर्व में हमारी रुद्रा एक्टिविटी रही है। अभिनंदन से पहले भी तालियां बज सकती है। हमारे सेक्रेटरी शंभुनाथ दुबे जी से मैं आग्रह करूंगा आप आए। अभिषेक टंडन जी का आप अभिनंदन करें।
एक विचार, एक ध्येय, एक लक्ष्य, एक परिवार, ये आज के इस कार्यक्रम की जो है मुख्य धारा है। और मैं ये कहना चाहूँगा, छात्र और शिक्षकों के बीच में जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो हमारे समक्ष एक वैविध्यपूर्ण वातावरण परिलक्षित होता है। उस वातावरण में बहुत सारी आपस में कंट्राडिक्शंस मिलेंगी, बहुत सारे टकराव मिलेंगे, लेकिन उस टकराव के दौर से हमें आगे निकलकर एक रास्ता बनाना होता है। ऐसा रास्ता, ऐसा मार्ग जो सबको साथ लेकर चल सके। इस साथ चलने वाले मार्ग की एक आपने पृष्ठभूमि रखी थी सन 2021 के डूटा चुनाव में, जब आपने मिलकर एनडीटीएफ को डूटा के चुनाव में 25 वर्ष बाद अध्यक्ष का पद सौंपा था और बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से आपने मेजोरिटी के साथ ये पद भागी जी को उस पर सुशोभित किया। और न केवल वहां पर सुशोभित किया, लेकिन 2.5 दशक की जो अकर्मण्यता थी, जो ठहराव था दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों के विषयों को लेके, उसको गति प्रदान की। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के 100 वर्षों में एक वर्ष में जितने प्रमोशंस हुए और जितने परमानेंट अपॉइंटमेंट्स हुए, उन सब का साक्षी ये पूरा हॉल है। मुझे लगता है जिनको भी इतिहास में रुचि होगी दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में, वो ये चीज सामान्य रूप से निकाल पाएंगे कि इतने कम समय में इतने अधिक अपॉइंटमेंट और प्रमोशंस नहीं हुए कभी भी। तो ये एक उपलब्धि के साथ हम लोग आपके समक्ष यहाँ पर आए हैं। इस उपलब्धि को किस प्रकार से मैग्नीफाई करते हुए, किस प्रकार से परकुलेट करते हुए एक एक शिक्षक तक जाना और उस उपलब्धि के परिणाम से इस 23 के चुनाव का भी परिणाम आगे के लिए तय करना, ये हम सबका दायित्व बनता है। मैं बहुत अधिक नहीं कहते हुए भूमिका में केवल ये कहूँगा कि हम लोग सब कमर कसकर अगले 10 दिनों में 2 सकारात्मक परिणाम इस विश्वविद्यालय की चुनावी एक्टिविज्म की राजनीति में लेकर आएंगे। और उसके बाद आने वाले समय में जो एक अमृत काल का ये काल यहाँ पर समय चल रहा है, उसको और भी अधिक सकारात्मक बनाते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र, शिक्षक का वातावरण बनाएंगे और इस यूनिवर्सिटी को वही स्वरूप देंगे जिसके लिए विश्वविद्यालय किसी समय जाना जाता था। और ये काम हमको विद्यार्थी परिषद के हिस्से और एनडीटीएफ के हिस्से ऐसे ही नहीं मिला है। बहुत सारे जो फैक्टर्स यहाँ पर काम करते थे, उन फैक्टर्स के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय में केवल एडहॉकिज्म फैला हुआ था। छात्रों के बीच में एक अनिश्चितता थी कि भाई छात्र आंदोलन कैसा हो, उस पर केवल जातिवादी छाप हो या उस पर एक पढ़ी लिखी पाठ्यक्रम से जुड़ी छाप हो। इन चीजों से निकलकर आज हमारा छात्र और शिक्षक आंदोलन आगे बढ़ चुका है। तो हम इस पृष्ठभूमि को लेकर आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से जितनी भी हमारी इकाइयां हैं, 50 के करीब इकाइयां छात्र संगठन में और हमारी 68 की 68 शिक्षक इकाइयां, उन सभी ने मिलकर ऐसा वातावरण निर्मित करना है कि हम लोग आने वाले समय में इस विश्वविद्यालय को एक विचार, एक परिवार की तरह आगे लेकर जा सकें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने अध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार भागी जी को कि वे आए और आज के कार्यक्रम को दिशा प्रदान करें। भागी जी। माननीय भारत जी, हमारे सबके बहुत प्रिय इंद्रमोहन गपाई जी, कक्कड़ साहब, आनंद जी और अभिषेक टंडन जी, मंच पे मेरे साथ जो है नेगी जी भी आज उपस्थित हैं और इस सभागार में उपस्थित मेरे सारे शिक्षक दोस्त, भाई बहनें और साथ ही साथ में उनको जो हम असल रूप में पहचानते हैं जिनको, वो हमारे एनडीटीएफ के सारे कार्यकर्ता, आप सबका इस सभागार में बहुत बहुत स्वागत है। एनडीटीएफ का अपनी एक कार्यशैली
और उस कार्यशैली के अंदर जब हम अपनी सारे यूनिट्स के मेंबर को इनवाइट करते हैं किसी सभा में, तो आप उस सभा को एनडीटीएफ की जनरल बॉडी मीटिंग समझ सकते हैं। तो हमारा ऐसे जनरल बॉडी मीटिंग कह करके भी इसको संबोधित करते हैं। हम अपने हमेशा कार्यकर्ताओं को जब बुलाते हैं तो हम मिलन का कार्यक्रम कहते हैं, क्योंकि हमारी जो सोच है वो यही है कि हम सबको मिलकर के कैसे साथ चलना है। तो हम ये बात कहते हैं कि हम एक मिलन के माध्यम से आपसे मिल रहे हैं। इंग्लिश में इसको थोड़ा सा कहने लगते हैं तो थोड़ा सा बड़ा फॉर्मल सा लगने लगता है कि एनडीटीएफ एक्टिविस्ट मीट, लेकिन जैसे ही इसका अपनी मातृभाषा में इसको बताने की कोशिश करते हैं तो बहुत अपनापन लगता है। तो इसलिए हम इसको हमेशा अपनी कार्यकर्ता मिलन कार्यक्रम के रूप में ही जानते हैं, और ऐसे मिलन कार्यक्रम हम समय समय पे करते ही रहते हैं, आपको इसकी जानकारी है। और जब भी इस तरह के कार्यक्रम हम करते हैं, जो हमारे बड़े कार्यक्रम रहते हैं उनके बारे में आप जानते हैं, चाहे वो हम संक्रांति का कार्यक्रम करते हैं, लोहड़ी मिलन का कार्यक्रम करते हैं, या हम वर्ष प्रतिपदा का कार्यक्रम करते हैं, तो हम अपने विचार परिवार से लोगों को उसमें आमंत्रित जरूर करते हैं और कोई ना कोई अपने लिए एक एजेंडा भी तय करते हैं। आज का जो मिलन कार्यक्रम है वो भी एक तरह से हमारा जो एक एजेंडा ही है उसको सेट करने के लिए और उसके अंदर हमारे कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका रहने वाली है ये तय करने के लिए ये मिलन कार्यक्रम है। अब क्या विषय है? विषय तो डूसू का चुनाव और डूटा का चुनाव है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये जानने की बहुत आवश्यकता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और खास तौर पे आज इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि कभी पहले तो हमने इस तरह से मिला करके कभी डूसू और डूटा का एजेंडा आपके सामने कभी इस तरह से रखा नहीं। हालांकि हम सब सक्रिय कार्यकर्ता ये जानते हैं कि चाहे डूसू का चुनाव हो या डूटा का चुनाव हो, हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं और उनको हमने कैसा पूरा करना है। ये कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसको आपसे साझा करना कोई नई बात होगी, लेकिन ऐसा क्या है इस बार कि हमको एक मिलन कार्यक्रम में इस दोनों विषयों को आपके सामने रखना पड़ रहा है। साथियों, ये एक विशेष परिस्थिति है। यह विशेष परिस्थिति हमने इस तरह से जनरेट नहीं किया, क्योंकि हम तो चीजों को हमेशा उसी भाव से लेते हैं जिस भाव से हमेशा लेते रहे। लेकिन जो विचारधाराएं अपने आप को कभी अलग कहती थी, वो विचारधाराएं हम हमेशा आपसे साझा ये करते रहते थे कि ये एक सिक्के के दो पहलू ही हैं, बात उनकी सेम ही है, ये बात एक जैसी ही करते हैं, इनकी सोच समझ और कार्यशैली एक है। और हमारी विचारधारा एक थी, जिस विचारधारा को हम सबको अपने में सम्मिलित करके सबके कल्याण के लिए आगे बढ़ाने वाली विचारधारा के रूप में जानते हैं, जो भारत के मूल और उसकी संस्कृति से जुड़ी हुई है। आज की तारीख में वो जो विचारधाराएं अपने आप को अलग दिखाने का प्रदर्शन करती थी और अपने अपने तरीके से अलग अलग वर्गों को सम्मोहित करके, या आप कहिए कि बरगला करके, या उनको अलग अलग तरह के नैरेटिव समझा करके अपने साथ पीछे बांधे रहती थी, अंत में उनको अपने नकाब उतार के एक साथ आना पड़ गया और आपके सामने उनके चेहरे और उनके मंशा आज बिल्कुल व्याप्त रूप से सबके सामने आ चुकी है। चाहे भारतवर्ष में विषय हो कि I.N.D.I.A बनाना है, और चाहे अब विश्वविद्यालय के स्तर पे D.U.T.A बनाना है, आ गया आपके सामने। अब ये सब हम पहले से ही समझाते थे आपको, ये एक ही हैं। ये इनकी आर्टिफिशियल बाउंड्रीज खींच करके अलग अलग तरह से लोगों को, अलग अलग वर्ग के लोगों को रिझाने का कार्य वो लोग करते थे। हमारे में कभी
जेंडर इक्वेलिटी के नाम पे रेखाएं खींचते थे, कभी कास्ट बेसिस के ऊपर अपनी रेखाएं हमारे सामने खींचते थे, कभी कोई और विषय ला करके खींचते थे, कोई टुकड़े टुकड़े भारत के होंगे उसके नारे लगाता था, तो समर्थन करने तो बाकी भी बाद में वहां जाते ही थे, लेकिन दिखाते थे अपने को अलग। लेकिन आज ये विषय पूरा ना केवल विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के सामने, विद्यार्थियों के सामने, बल्कि पूरे देश में साफ हो गया। मैंने पिछली बारी जब आप लोगों के समर्थन से हमने बहुत 24 साल के बाद में डूटा का अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था, तो एक इंटरव्यू के अंदर अपने ही पत्रिका के लिए ये कहा था कि ये रामपंथ की वामपंथ में विजय है। आज वामपंथ के और वामपंथ के अनुयायी, जिनको मैं कभी कभी सीधे रूप में कहता हूं, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है कि ये इंपोर्टेड आइडियोलॉजी के फॉरेन एजेंट्स हैं, जो हमारी संस्कृति पे, हमारे सोच पे, हमारे विचार पे उसको थोपना चाहते हैं। तो आप लोगों को ये विषय अब समझ में पूरी तरह से आ गया कि आज अगर हम इस सभागार में एकत्रित हुए और हम डूसू और डूटा का चुनाव के बारे में एक साथ चिंतन कर रहे हैं, तो उसका कारण और सिर्फ एक कारण है कि ये जो अब पूरा का पूरा नैरेटिव तय हो गया है, जो हमने नहीं किया, लेकिन जिन्होंने तय किया उन्होंने खुद ही इसको तय किया है। ये तो विचारधाराओं का नैरेटिव है, एक जो हमारे सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है, एक जो इस भारत देश की संस्कृति और उसके मूल से जुड़ा हुआ है, और दूसरा नैरेटिव वो है जो इस भारत देश के टुकड़े करना चाहता है और जो इस भारत को हर विश्व के पटल पे नीचा दिखा करके ये सिद्ध करना चाहता है कि जो हमारी सिविलाइजेशन है वो औरों से कमतर है। यहाँ के युवाओं का मनोबल तोड़ना, उनके अंदर हीन भावना पैदा करना, उनके अंदर ऐसे विचार पैदा करना कि इस देश में कुछ संभव नहीं, जो कुछ भी संभावना बनेगी वो बाहर से आने वाले विचारों से बनेगी। कल मैं अपने कुछ इंग्लिश डिपार्टमेंट के साथियों से मिला, मैंने उनसे ये प्रश्न किया, और वो प्रश्न इस तरह से था कि हम सब भारतीय जितने हैं, अगर उनमें से चंद लोग अपने आप को अंग्रेजी भाषा में पारंगत कर लें, जैसा लोग करते भी हैं, तो क्या आप लोग इस बात पे विचार करेंगे कि आप अपनी मातृभाषा को भूल जाएं, या उसको नकार दें, या उसको ये कह दें कि इसको आप खत्म हो जाना चाहिए? तो सबका आंसर एक ही था, नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हमारा मूल और हमारी मातृभाषा कभी बदल नहीं सकती। हमने कोई और भाषा सीखी, किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखा, लेकिन हमारा मूल नहीं बदलने वाला है, वो तो हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। इसी प्रकार से मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि हम सनातन परंपरा के लोग हैं, हमारा सनातन हमारे साथ ही जुड़ा रहेगा भाई। किसी के कह देने से कि इसका विनाश कर देंगे, विनाश होने वाला नहीं है। वो बात अलग है कि उसके अंदर बाद में आई परिस्थितियां, काफी बाद में, और खास तौर पे मुगल शासन के समय आई परिस्थितियां, जिसके अंदर कास्ट सिस्टम ने हमारे समाज को विभाजित किया, उसका विरोध करने के लिए हम भी तैयार हैं आपके साथ में। उसकी जो कमियां हैं उसको मिटाने के लिए हम भी आपके साथ खड़े हैं। परंतु जिन लोगों का ये आइडिया है कि इसकी मूल को ही खत्म कर दो, उस विचार के साथ तो इस सभागार में बैठा मुझे लगता नहीं कोई व्यक्ति कभी तैयार होने वाला है। तो ये जो विषय मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं, ये विषय क्यों ला रहा हूं सर? इनका दिल्ली विश्वविद्यालय से क्या संबंध है? इसका गहरा संबंध है, क्योंकि शिक्षक जैसा नैरेटिव तय करेंगे, जैसी भावना अपने विद्यार्थियों में भरेंगे,
और जैसे विद्यार्थियों के हाथ में इस विश्वविद्यालय की रिप्रेजेंटेशन की कमान जाएगी, ये दोनों बातें मिल करके ये तय करेंगे कि हमारे विश्वविद्यालय में किस तरह के आइडियोलॉजी का वर्चस्व रहेगा और भारत के आने वाला समय किस दिशा में मुड़ेगा। ये बात को साझा करने के लिए, इस बात को आपसे चर्चा करने के लिए और आपके कर्तव्य को एक बार पुनः याद दिलाने के लिए इस मिलन कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है। आप लोगों से मेरी पूरी आशा है, क्योंकि आप लोग एनडीटीएफ के वो सशक्त पिलर्स हो, वो सशक्त कार्यकर्ता हो, जो ऐसी किसी भी कॉन्स्पिरेसी को इस विश्वविद्यालय में तो क्या भारतवर्ष में भी कभी स्टैब्लिश होने नहीं दे सकते। इसीलिए मेरा आग्रह आपसे है कि बाकी सारे डिमांड्स, बाकी सारी बातें तो हमारी पूर्ण हो ही रही हैं, कुछ रह गई हैं वो हो जाएंगी, उसकी चर्चा भी 2-4 सेंटेंसेस में हम कर लेंगे। लेकिन आज ये कि मेरी प्रमोशन का क्या होगा, मेरे ओपीएस क्या होगा, सब होगा। अरे भाई, नियुक्तियां भी होंगी, प्रमोशन भी होंगी, ओपीएस भी मिलेगी, पास सर्विस भी मिलेगी, ईडब्ल्यूएस की सीटें भी मिलेंगी। अरे जो देश चंद्रमा पे पहुंच गया है वो ये छोटे छोटे काम नहीं कर लेगा क्या? क्या बात कर रहे हो आप? जो देश ने अपनी क्षमता ये दिखा दी है कि कोविड के विषम परिस्थितियों में भी भारत कैसे पूरे विश्व को संभाल सकता है, जब पूरे के पूरे दुनिया में सबकी इकोनॉमी डूब रही है और हमारी इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है और सबके लिए सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ी रही हैं। आज हमारे शिक्षक साथियों के ज्यादातर समस्याओं का अंत होने को आ रहा है, तो आप लोगों को ये कैसे बार बार विश्वास दिलाने की कम से कम मेरे कार्यकर्ताओं को आवश्यकता पड़ती है कि भाई साहब इसमें क्या होगा, ये कब तक हो जाएगा। हम लोग तो इसके अंदर इस भावना से भी जुड़े हैं कि राष्ट्र का निर्माता शिक्षक अगर राष्ट्र निर्माण में लगना है तो कई बार थोड़ा कम भी रहेगा तो भी लगेगा ही, परंतु अपनी तरफ से यह प्रयास होना चाहिए कि उसको कोई कठिनाई ना हो। एनडीटीएफ का ध्येय शिक्षा व्यवस्था को ठीक रूप से चलाना, विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि रखना और साथ ही साथ हमारे शिक्षक साथियों का जो ड्यू है वो भी उनको समय पे मिलना, यही है। तो जब ये 3 कार्य होने हैं तो उस 3 कार्यों में और सब कुछ को मिलके जुलके ही होना है। ये आपको जो मंच दिख रहा है, ये मंच किस बात का परिचायक है? ये इसी बात का परिचायक है कि हम लोग, आप सब लोग, हमारे सारे कार्यकर्ता की क्या सोच है। उनकी सोच ये है कि अच्छे विद्यार्थी इस महाविद्यालयों से, इस विश्वविद्यालयों से अच्छे नागरिकों के रूप में बने। उनके रिप्रेजेंटेटिव एक ऐसी सोच के लोग हों जो इस राष्ट्र को आगे बढ़ने में और एक जो वेस्ट का नैरेटिव ही चाहे सही, लेकिन उसको ऐसे कह देते हैं, डेवलप्ड नेशन बनने में मदद करें। और ऐसा सब कुछ मिल करके तभी होगा जब हम विद्यार्थियों की और विद्यार्थी हमारे सम्मान की रक्षा करेंगे। इसीलिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज चुना है जहां पर हम आपसे ये शेयर कर सकें। हमने क्या क्या कर दिया इसकी भी जानकारी आपको देने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन ये बताने की आवश्यकता तो फिर भी आपको है कि वो कौन लोग थे, वो कौन सा विचार था, वो कौन सी विचारधारा थी जिसने हमसे हमारे सारे अधिकार और शिक्षकों का सम्मान छीना। बहुत ज्यादा पहले नहीं जाता, 2003 से शुरू करता हूं। 2003 से 2005 में कौन डूटा का अध्यक्ष था, जो अभी कैंडिडेट है। आपका क्या छिना? ओपीएस छिना। 2009 से लेकर 2011 में कौन अध्यक्ष था? वही व्यक्ति।
आपसे क्या छिना? आपकी प्रमोशन, आपकी अपॉइंटमेंट छिन गई। एपीआई पीबीएस सिस्टम आया 2010 में। एपीआई पीबीएस सिस्टम आने के बाद में हमारे हाथ से सब कुछ उड़ गया, हमारी नियुक्तियां बंद हो गई। उसके बाद में वो व्यक्ति एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गया, वही व्यक्ति हमारे हाथ से क्या छीना? हमारे हाथ से पास सर्विस काउंट 0 हो गया, छिन गया हमसे। तमाम ऐसी बातें मैं आपको गिनवा सकता हूं जो बार बार शिक्षकों ने उनके बहकावे में कई बार आकर के झूठे नैरेटिव में फंस करके, और उनके जो उनका तंत्र ये चल रहा था जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा हूं कि जब हम उनको समझाते थे ये एक ही हैं, इनको अलग मत समझिए, तो वो अपने आप को कभी इंडिपेंडेंट कह करके, और हमेशा समर्थन किसका करते थे? उस समय भी यूपीए 1 का कर रहे थे, बाद में यूपीए 2 का कर रहे थे। तो वो समर्थन करते करते उन्होंने आपसे सब कुछ छीना। हम लोगों को सेमेस्टर के विरोध की स्ट्रगल में झोंक दिया। किसने बनाया सेमेस्टर लाने का पूरा डॉक्यूमेंट? सीएबी ने। उसका चेयरमैन कौन था? सरकार। हु वाज दैट पर्सन? सरकार। ही वाज दी वेस्ट बंगाल के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर अंडर बुद्धदेव भट्टाचार्य। वो सीएबी का बना चेयरमैन। उसने पूरा सेमेस्टर सिस्टम, और यहां क्या कर रहे हैं? वहां से बनवा रहे हैं, यहां पर जो है कच्चा विरोध कर रहे हैं, हमको और कामों में उलझा रहे हैं, और उलझाते उलझाते हमारे जो असली सम्मान की चीजें थी, हमारे हक की चीजें थे, हमारे अधिकार थे, हमारे सर्विस कंडीशन पे पूरा आघात करते रहे। अभी आजकल कई लोग जो हैं वो इस बात को उनके साथी कहते रहते हैं, तो आपकी जानकारी में वो आना चाहिए, जिसको आप काउंटर भी कर सकते हैं। वो ये कहते हैं ये तो देखिए जो ओबीसी एक्सपेंशन सीटें अब भरी जा रही हैं ये तो हमने दिलवाई थी। अरे भाई ओबीसी एक्सपेंशन हुआ था तो ओबीसी एक्सपेंशन सीटें तो आनी थी। चलिए आपने मान लेते एक बार तो दिलवाई थी, तो फिर आधी क्यों दिलवाई थी? फर्स्ट ट्रांचे क्यों दिलवाया था, पूरी क्यों नहीं दिलवाई थी? सेकंड ट्रांचे तो 2019 में आया ना, आधी दिलवाई ना, जितनी बिल्ली थी उसकी आधी पोस्ट दिलवाई। और फिर दिलवाई भी कैसे? कि केवल इन पे एडहॉक नियुक्तियां हो सकती हैं। मतलब लोगों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करने का जो काम था वो उन लोगों ने किया। पूरी व्यवस्था को एडहॉकिज्म में धकेला, नो प्रमोशन जोन में धकेला, 0 काउंटिंग ऑफ पास सर्विस में धकेला, और कोई एनपीएस के खिलाफ कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाए जो ओपीएस वापिस आता, और साथ ही साथ और ऐसे कई काम। सेमेस्टर यहां लागू हो गया, हम लोग जो है विरोध करते रह गए। बदलाव कब आया? बदलाव आया 2015 के बाद, जब आपने और आपकी शक्ति ने और आपने एक बार दोबारा संगठित होकर एनडीटीएफ को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चांस देना शुरू किया। पहली स्ट्रगल हुई 3rd अमेंडमेंट पे, याद है आपको? एनडीटीएफ ने जो भी डूडा के अध्यक्ष था उसके साथ में सबसे आगे बढ़ करके उसका विरोध किया, और विरोध करने के बाद में 3rd के बाद 4th अमेंडमेंट ला करके वर्कलोड के इशू को पहली बार आप सबकी मदद से रिजॉल्व करवाया। आप कभी इमेजिन करो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर अगर एनडीटीएफ नहीं रहता तो गया था उस दिन वर्कलोड का मुद्दा भी, जैसे पहले सारे मुद्दे मैंने आपको गिनाए कि गए, वो भी जाना था, और हम लोगों की फर्स्ट ट्रांच सेकंड ट्रांच गिनती रह जाती। सभी लोग जो हैं उसमें, कई हमारे एडहॉक शिक्षक साथी उसमें उसका शिकार हो जाते। किसने आपकी जिंदगी में ये बदलाव लाया? किस ग्रुप के आने के बाद में कि एडहॉक को एडहॉक से डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा? उससे पहले क्या व्यवस्था थी? हर 6 महीने, हर साल में इंटरव्यू होना, एडहॉक को एडहॉक से डिस्प्लेस करना। कब से बंद हुआ? एनडीटीएफ की जीत के बाद ये तय हुआ कि एडहॉक को एडहॉक से डिस्प्लेस नहीं करना, जिसके कारण से आज हम सब लोग सम्मान से कह पाते हैं हमारा रिटेंशन होना चाहिए। जो एपीआई पीबीएस से हमारी प्रमोशन स्कीम खो गई, वो दोबारा से प्रमोशन 10,000 यूनिट हो गई। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में सीनियर प्रोफेसर हो गए, कॉलेजों में प्रोफेसरशिप आ गई। ये किसके कारण हुआ? यूजीसी रेगुलेशन 2018 और उसके साथ में बनने वाली एसओपी, जो समानांतर रूप से
सभी कॉलेजों में बहुत स्पीड से सारा कार्यक्रम हुआ। ये कब हुआ? जब हमारे नेहरू जी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आ गए। उसके बाद में रेगुलराइजेशन कब शुरू हुआ? जब आपने डूटा के अध्यक्ष को, पुराने वाले को अलविदा कहा और नए अध्यक्ष आ गए। अब आप तुलनात्मक अध्ययन करके ही बताइए कि क्या मैं जो विचारधारा की बात कर रहा हूं, एक विचारधारा वो है जो देश को टुकड़े करने को, देश के लोगों को नीचा दिखा करके देश के अंदर सामर्थ्य नहीं है कहने वाली विचारधारा, और दूसरी तरफ ऐसी विचारधारा जो ये कहती है कि आप लोग बहुत सम्मानित हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, आपको आपका अधिकार मिलना चाहिए, और उस सारे बैगेज को ढो करके हम कर रहे हैं। आप लोगों को तो मैंने बताया है, लेकिन भारत जी को एक बात बताना है। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हमारे यहाँ भारत जी एक सिस्टम है, एग्जाम सिस्टम, जिसमें विद्यार्थी फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में चढ़ तो जाता है, लेकिन उसकी एसेंशियल रिपीट आ जाती है। उसके सारे सब्जेक्टों में इसकी ईआर है, दोबारा देना पड़ेगा, लेकिन चढ़ा दिया क्योंकि उसके 25% से ऊपर है, 33 से नीचे है। ऐसे हमारे यहाँ एग्जाम सिस्टम है। एसेंशियल रिपीट के साथ में भी आगे के क्लास में चढ़ाते हैं। हम लोग जब डूटा में आए तो हम ऐसे विद्यार्थी बने डूटा के जिनके पास में सारी एसेंशियल रिपीट लगी हुई थी। पुराने सारे पेपर नॉट क्लियर, फेल्ड, दोबारा देने पड़ेंगे। तो जब हम 2021 से 23 में अपनी डूटा में आए तो सारे वो कार्य करने पड़े जो वो खाली छोड़ गए थे, हमारे लिए फेल करके रख गए थे। अब एक एक करके वो पेपरों के ऊपर तैयारी करके भाई साहब हम लगे उनको पास करने के लिए। अब थोड़ा समय तो आप लोग भी दे दीजिए, और थोड़ा अपने बाकी साथियों को जो 10,000 शिक्षक इस विश्वविद्यालय में, उनको समझा दीजिए कि भाई पुरानी एसेंशियल रिपीट है, वो वाले पेपर जो एनडीटीएफ के सारे कार्यकर्ता मिलकर पास कर रहे हैं, तो थोड़ा समय तो लगेगा। तो बहुत सारे विषय हो गए हैं, कुछ बाकी रह गए हैं, वो एसेंशियल रिपीट के पेपर हैं पुराने वालों के, हम लोग पास करने में लगे, लेकिन ये विश्वास दिला रहे कर लेंगे सब पास। तो ये तो हम करेंगे, लेकिन जब ये सोच, फिर मैं आपको ये बता रहा हूं, सोच यही है क्योंकि जो विचारधारा इस बात को मानती है। हम लोग गए थे मंत्री जी के पास आपकी बात लेकर के, मैं उसी विचारधारा से बात बता रहा हूं। बहुत लोग कहते थे ईडब्ल्यूएस की सीट मिलेगी नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो हमने उनसे कहा कि भाई आपको ईडब्ल्यूएस एक्सपेंशन 25% हुआ, तो इसके लिए आपने क्या सोचा? हमको तो एडिशनल सीट चाहिए, और यूनिवर्सिटी से और यूजीसी से हमने वो पत्र, कितनी हमारी रिक्वायरमेंट बनती है, वो भिजवाया है। तो मंत्री जी कहने लगे जी देखिए मैं इस बारे में बिल्कुल क्लियर हूं कि शिक्षक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, और शिक्षक की जरूरत क्लासरूम में विद्यार्थी के साथ में हमेशा रहने वाली, विद्यार्थी भी और शिक्षक भी, ये दो चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसका कोई रिप्लेसमेंट है नहीं। इसलिए आप लोगों को ऑलरेडी सैंक्शन पोजीशन हमने सेकंड ट्रांचे में 2019 में भी करी है, अभी तक आपने उनको पूरा भरा नहीं है, आप उनको भर लीजिए, और 75-80% भी भर जाएंगी तो आने वाले समय में हम आपके बाकी पोजीशन की सैंक्शन करेंगे, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः ठीक रूप से चल पाए। ये बात करने का या काम करने का एक लहजा और एक ट्रेनिंग का पार्ट है। साथियों बातें तो बहुत सारी हम कह सकते हैं, हमने और क्या क्या विषय कराए, लेकिन क्योंकि बोलने वाले वक्ता ज्यादा हैं, और बात यह है कि मैंने पहले ही आते ही जैसे ही भाई साहब को बता दिया था कि मैं तो आजकल स्टाफ रूम में 1 घंटा बोल रहा हूँ और 100 जगह बोल चुका हूँ। तो उन्होंने कहा इसका मतलब गया हमारा 1 घंटा आज, तो 1 घंटा तो नहीं मैं अब लूंगा। तो आपसे सिर्फ इतनी सी बात कह करके कि प्रत्येक कार्यकर्ता को, आप सब लोग आप ही हमारी शक्ति और आप बल हो। एनडीटीएफ मायने किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एनडीटीएफ मायने संगठन, और संगठन का प्रत्येक सिपाही जो है ये उसका दायित्व है कि आने वाले दोनों बड़े चुनावों में हमारी ही विचारधारा की जय विजय होनी चाहिए। ये इंश्योर करना आप सबका काम है। अपनी मर्यादा में रह करके हमारे को अपनी बात को बहुत ही पोलाइटली सबसे कहते हुए, अपनी बात को सही ढंग से प्रस्तुत करते हुए,
किसी के बहकावे में, उकसाई में बिना आए, क्योंकि अभी क्या है कि ये भी ट्रेंड मुझे लग रहा है कि चलेगा कि वो आपसे भिड़ करके कोई और नैरेटिव बनाने के लिए कि आपने मतलब झगड़ा शुरू किया, आपने कुछ ऐसा किया, ऐसा करने की भी क्योंकि जो लोग किसी कारण से उनको लगने लगता है कि भाई आज हमारी दाल अब गलने वाली नहीं, तो वो फिर इधर उधर के कोई ना कोई कारण बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि अपना संयम बनाए रखना है, अपनी पोलाइटनेस बनाए रखनी है, लेकिन अपनी फर्मनेस को और टफ कर लेना है। उस फर्मनेस को जिसके अंदर ये रिजॉल्व है कि हमारी ही विचारधारा डूसू और डूडा में जीतेगी। तो हमने इस दिशा में आगे बढ़ना है साथियों। और अभी क्या है कि मैंने तो अपना नाम यहां से बता दिया, और अगर मैंने मान लीजिए जो मेरे 5 टीम मेंबर हैं उनका नाम नहीं आपको बताया या उनको ऊपर नहीं बुलाया, तो आप समझ सकते हैं कि आज मैं फिर इस गेट से बाहर निकल नहीं पाऊंगा। तो मेरे 5 साथी जो आदित्य नारायण पासवान हैं तो ऊपर आए, अमित सिंह, आकांक्षा खुराना, चमन सिंह और कमलेश रघुवंशी जी, आप 5 ऊपर आ जाइए। तो देखिए सबसे पीछे की पंक्ति के अंदर पहुंचे। अरे महाराज, आज तो कम से कम आगे बैठ जाते। तो साथियों, ये मेरी टीम के मेंबर हैं और मैं इन 5 की आपसे गारंटी ले रहा हूं कि ये केवल और केवल आपके कार्य सिद्धि के लिए अपना पूरा समय लगाएंगे। और आजकल तो विश्वविद्यालय में थोड़ी बहुत मेरी गारंटी चल जाती है। तो 5 साथी जो हैं इनके बारे में डिटेल्स तो अपने नेगी जी बताएंगे अभी, लेकिन मैं इस बात की मतलब जो मैंने कहा, इसमें देखिए जो हमारी कार्यशैली है उसका भी एक इस तरह का ही रहता है। उस कार्यशैली में हम ये करते हैं कि नए और पुरानों का हमेशा मिश्रण करते रहते हैं। कभी हमारी कैंडिडेट जो है रूबी मिश्रा होती है, तो कभी हमारी कैंडिडेट जो है आकांक्षा बन जाती है, तो कभी हमारी कैंडिडेट आदिति बन जाती है, कभी सलोनी थी, कभी और थे। तो हम हमेशा उन्हीं लोगों को बार बार एग्जेक्टिव और एसी में नहीं उतारते, तो हम इसको रोटेट करते रहते हैं। और इस बात का भी पूरा ध्यान हम रखते हैं डीटीएफ में कि हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन ठीक से मिलना चाहिए, चाहे वो जेंडर बेसिस हो या कास्ट बेसिस हो, क्योंकि ये बात अब कोई छुपी हुई नहीं किसी से। हालांकि इसके विरोध में हमारी एकता जो है वो तो हमारी पहचान जो है शिक्षक की है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन का अपना एक महत्व होता है, उसका ध्यान रखते हुए। और वैसे भी हमारे ये तो एक बड़ा सैंपल है, उस बड़े सैंपल में से जो सक्रिय कार्यकर्ता आगे बढ़ के इस विषय में आगे काम करना चाहते हैं, तो उस सैंपल में क्योंकि हमारे पास तो हर तरह के लोग हैं, तो हर तरह के ही रिप्रेजेंटेशन आएगा ही, ऐसा आप समझ सकते हैं। इसीलिए जो है ये 5 हमारे साथी रहेंगे। वैसे तो सीटें 15 हैं, लेकिन हमने 10 उनके लिए छोड़ दिया। तो हम लोग 5 एग्जेक्टिव में कंटेस्ट करेंगे। वोट देने का तरीका आपने लोगों को समझाना जो है वो जरा ठीक से समझाना है। वो कहते हुए ये कहना है कि भाई जो अध्यक्ष पद का जो के लिए जो आपको नॉमिनेशन पेपर मिलेगा, मतलब ये जो सारी अपना बैलेट पेपर मिलेगा, उस बैलेट पेपर में ए के भागी के नाम के सामने जो बॉक्स रहेगा उसमें केवल टिक लगाना है। और ये मैंने कल भी कहा था, मैंने कहा अंग्रेजी के लोगों की तरह से लिखना है, मतलब वैसे अंग्रेजी भाषा में नहीं टिक लगाना है, हिंदी भाषाओं की तरह से मात्रा बाहर लाइन के नहीं निकालनी। जैसे हिंदी के लोग लिखते हैं तो वो लाइन के ऊपर मात्रा डाल देते हैं, ऐसा एरो नहीं, ऐसा टिक नहीं लगाना जो लाइन के बाहर चले जाए। तो विद इन दी बॉक्स लगाना, तो विद इन दी बॉक्स टिक लगाना। और जैसे जैसे हमने कॉलेज का अलॉटमेंट किया, हम लोग इन 5 के लिए अलग अलग कॉलेजों की हमने ऐसी अपनी संरचना बना रखी है कि कहीं पे हम आदित्य के लिए वोट मांगेंगे, तो कहीं अमित के लिए, तो कहीं चमन के लिए, तो कहीं कमलेश के लिए और आकांक्षा के लिए।
तो जैसे जैसे कॉलेज का अलॉटमेंट किया है, आप सबसे तो बिल्कुल ये 100% आग्रह है कि बिल्कुल उसी के हिसाब से, चाहे आपकी मित्रता किसी और से हो, तब भी नहीं, जिसका कॉलेज अलॉटेड है उसी के नाम के सामने, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन खराब मत करना भाई, ये बिल्कुल मैं आपको साफ अक्षरों में कह रहा हूं, हमारी कैलकुलेशन है जिसमें पांचों जीते और पांचों समान रूप से जीते, तो उनके सामने न्यूमरल में 15 लिखना है। और अपने कॉलेज में भी लोगों से आग्रह करना है कि इस कॉलेज से हम इनके लिए समर्थन मांग रहे हैं। अब वहां लड़ाई नहीं कर देनी उनसे, अगर वो कहे मैं इसको नहीं दूसरे को देने वाला हूं, वोट तो लड़ाई नहीं कर देनी, मतलब हमारे, लेकिन पहले में तो थोड़ा सा कई बार उसको समझाने की कोशिश करिए कि हमारी कैलकुलेशन है ये, हमारा आपसे आग्रह यही है कि अलॉटमेंट के हिसाब से ही वोटिंग करें। हमारे पांचों साथी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, और आप सबके एंथुसियाज्म को देख करके, और जितने जोर शोर से आप लोग लगे हुए हैं, और जितने टोलियां बना करके आप कॉलेज टू कॉलेज जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ समय निकाल करके बाकी सारे कार्य कर रहे हैं, मैं आपको ये आज विश्वास दिला रहा हूं कि आगामी चुनाव जो 27 तारीख को होने वाला है, उसमें एक ही विचार जीतेगा, जिसका रिप्रेजेंटेशन एनडीटीएफ के माध्यम से इस विश्वविद्यालय में होता है। जीतेगा विचार, ये ध्यान रखना। कोई व्यक्ति, कोई दल ऐसे नहीं जीतता, हमेशा विचार जीतता है। ये अब हमेशा पूरा नैरेटिव, ये विचारों की लड़ाई, ये धर्म युद्ध बन चुका है। इस धर्म युद्ध में सत्य की तरफ खड़ा होना और बाकी लोगों को प्रेरित करना कि वो सत्य के साथ खड़े हो जाएं, और असत्य, अफवाह, डराना, धमकाना, प्रपंच लगाना, कोई और उल्टे सीधे कार्य करना, उन लोगों को डिफीट करना आप सबका कर्तव्य है, जो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को ध्यान दिया। फोटो हो जाए शुरू करेंगे, मंच के पीछे खड़े होकर मंच पे भी साथ अधिकारियों का फोटो लिया जाएगा। नीचे बैठो, आप बैठे रहो, वो खड़े ही इसलिए मैंने कहा कि हम मंच के पीछे आ जाए। एक बहुत बढ़िया सा फोटो जो कल के अखबार में ठीक से छप सके, भारत माता की जय। आवाज नहीं आई मेरी अकेले की, आपसे ज्यादा थी। बोले भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे पांचों साथी जो एग्जीक्यूटिव वाले, इनके लिए तालियां बजाएं, इनके मंच पर रिस्पेक्ट करें। हम लोग केवल एक्टिविज्म में नहीं है झूठा के। आपने देखा है कि आज भागी जी ने जिस धर्म युद्ध की बात करी, वो कहां से आया और हम लोग की क्या प्रतिक्रिया रही होगी। आपको पता 2014 में देश का राजनीतिक और शैक्षणिक और सामाजिक माहौल बदल गया था। देश पे हमारे विचार की एक सरकार आकर बनी। उसके रिएक्शन में क्या हुआ था? उसके रिएक्शन में जितने बुद्धिजीवी थे, उन्होंने अपने अवार्ड जो उन्होंने खुद से दिए हुए थे, वो लौटाने शुरू कर दिए थे। याद है? नहीं याद? उस पर हमारी प्रतिक्रिया क्या थी? हमें भी थोड़ा लगने लगा था यार, इनके बेचारे सही बात कर रहे होंगे। हमने कभी उनको अच्छी तरह से उनके मुंह में कालिख नहीं पोती। कुछ बॉलीवुड के शुरू हो गए थे, मैं तो आत्महत्या कर लूंगा अगर मोदी की सरकार बन गई। कर ही नहीं सकते। वही नहीं रुके, उन्होंने एक नया नैरेटिव गढ़ा कि भारत कोई देश थोड़े है, ये तो बहुत सारे छोटे राज्यों से मिलकर बना हुआ जबरन बनाया गया देश है। हम तब भी चुप रहे। इतने में 2016 आ गया, जेएनयू में दंगा हो गया। आर्मी अफसर्स को धक्के मारकर, लात मारकर भगाया गया और साथ साथ नारे लगाए गए, भारत तेरे। याद ही नहीं आप लोगों को? तो दिखते नहीं है ना आप लोग, उन पे रिएक्ट करना चाहिए। उसके बाद भी दिल्ली विश्वविद्यालय में सक्रिय रूटा के मंच से कन्हैया जैसे व्यक्ति के पक्ष में प्रस्ताव पारित होता है, आप लोग रिएक्ट नहीं करते हैं। 17 में भी राजीव रे को वोट देकर जिताते हैं।
16 में घटना होती है, 17 में लेफ्ट वाला जीतता है, 19 में भी उसको ही जिता देते हैं। हम लोग को रिएक्शन चाहिए जो आप लोगों की तरफ से आना चाहिए, नहीं आता। मैं फिर बता रहा हूं, ये जो भागी जी के नेतृत्व में एनडीटीएफ कर रहा है या परिषद काम कर रही है, वो ऐसे ही थोड़ी करती है। जेएनयू के घटनाक्रम को दिल्ली में पुनरावृत्ति करने की कोशिश की जाती है। मिरांडा हाउस में घुस जाते हैं उनके प्रायोजित लोग और कहते हैं कि वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, वो वैसे वाले भगवा गुंडे थे। आप लोग नहीं लिखते हैं, स्टाफ रूम्स में आप नहीं लिखते हैं, बहुत चर्चा करते हैं। तो हम तो क्या है, तटस्थ हैं, सेक्युलर हैं। आपने देखा आबादेब अभी आयशा के बच्चों के साथ सड़क पर मार्च निकालती है, हम नहीं जाते हैं। नंदिता नारायण खुलेआम प्रेस क्लब में जाती है कश्मीर के आतंकवादियों के समर्थन। हम लोग अपने समर्थन में नहीं उतर पाते। ये सिर्फ मेरा इतना संदेश है, अब ये युद्ध अपने पराकाष्ठा पर है और हम इस युद्ध में आगे हैं। विजय 22 तारीख और 27 तारीख को होनी चाहिए। स्टाफ रूम्स में जब विद्यार्थी या कॉलेज प्रांगण में विद्यार्थी वोट मांगने के लिए घूम रहा है तो उनको थोड़ा समय अपनी क्लास में आपको देना चाहिए। इसमें किसी प्रिंसिपल की परमिशन की जरूरत नहीं है, आने दीजिए ना, विद्यार्थी है, खुला प्रांगण है विचारों का। 5 मिनट अपनी क्लास रोक के दीजिए, डरना नहीं है। इतना मेरा आपसे आग्रह है, खुल के आइए। बाकी ये सब चीजें संभाल ली जाएंगी तो हम सब भी संभले रहेंगे। थोड़ी सी भी चूक होती है, देशव्यापी संदेश नेगेटिव जाता है, देश में हमारे लिए लड़ने वालों का भी मनोबल टूटता है। मैं इतनी बात कहते हुए आप आमंत्रित करूंगा दिल्ली प्रांत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अभिषेक टंडन जी से आप आए और अपना संदेश हम सबके समक्ष रखें। तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय प्रांत कार्यवाह आदरणीय भारत भूषण जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रिय अध्यक्ष डूटा के प्रोफेसर ए.के. भागी जी, हमारे एवरग्रीन यंग और डायनामिक ईसी मेंबर प्रोफेसर आई.एम. कपाई जी, कक्कड़ सर, नेगी सर और सभागार में सीनियर प्रोफेसर्स, हेड्स, प्रिंसिपल्स और सभी परिवारजनों, ये एक ऐसा मौका है जिसमें आज मैं आपके बीच में पहले ये विषय रखना चाहूंगा कि आदरणीय प्रफुल्ल आकांत जी जो हमारे विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं, उनको इस मंच से आप सबको संबोधित करना था, उनको इस कार्यक्रम में रहना था, परंतु संघ की जो एक अखिल भारतीय समन्वय बैठक पुणे में चल रही है उसमें उनको जाना पड़ा, इसलिए वे आज नहीं आ पाए। वैसे तो माननीय भारत जी जब मंच पर हैं तो वैचारिक रूप से जो बात है वो अपने आपके बीच में रखेंगे और भागी जी ने एक बड़े विस्तार रूप से आपको शिक्षकों के विषय के बारे में बताया। अभी नेगी जी की बात सुनते हुए मुझे बात याद आ गई। मैं 2007 में डूसू का अध्यक्ष लड़ रहा था एबीवीपी से। रामजस कॉलेज की एक क्लास में एड्रेस करने गया तो वहां एक इंग्लिश के शिक्षक ने कहा, व्हाई शुड माय स्टूडेंट्स वोट फॉर यू। इस तरह की ओपन, जिसको कहते हैं प्रोवोकेशन और सपोर्ट, वो अपने लोगों के लिए करते हैं। हमारी ये आपसे अपेक्षा नहीं है और हम ये चाहते भी नहीं कि विद्यार्थियों को इस तरह का एक ओपनली कोई मैसेज क्लास के बीच में दिया जाए। जो मेरी अपेक्षा है या जो संगठन की अपेक्षा है वो मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। आप सभी दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेक विभिन्न कॉलेजों से यहाँ हैं और कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद का काम आप सबने अपने कॉलेजों में होते हुए देखा है।
विद्यार्थी परिषद रचनात्मक दृष्टिकोण से काम करती है और छात्रों के हितों के लिए प्रदर्शन भी करती है। कभी कभी प्रदर्शन करते करते हीट ऑफ द मोमेंट में प्लस माइनस भी हो जाता है। तो अपने ही शिक्षक मुझे फोन करके कहते हैं, अभिषेक जी ये ऐसे कैसे चलेगा, थोड़ा गुंडागर्दी ज्यादा हो रही है। भागी जी ने कहा जिस तरह कि धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में ये सब आप सब लोगों को अगले 10 से 15 दिन तो भूलना पड़ेगा। बाद में परिवार में बैठे हैं, मिलके चर्चा कर लेंगे। अपने मन से कोई भी ऐसी बात आपके मन में हो तो उसको भूलकर अपने कि कौन सा ऐसा संगठन है या कौन सी ऐसी विचारधारा है जो देश को आगे लेके चलने में विश्वास रखती है, जो देश के खिलाफ बोलने में विश्वास नहीं रखती, जो विदेशों में देश के खिलाफ बोलने में विश्वास नहीं रखती, तो फिर ऑटोमेटिकली वो वोट सही जगह डालेंगे। दूसरों के चुनाव में वैसे तो कोई ऑफिशियल गठबंधन नहीं किया, परंतु CYSS जो आम आदमी पार्टी का संगठन है उसने ऑफिशियली कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका भी एक मायना यही है कि हम NSUI के साथ खड़े हैं, तो वो भी एक तरह का गठबंधन ही है। साथियों, डूसू की बात मैंने आपके बीच में रखी, शिक्षक हूं तो 1 मिनट में डूटा की भी बात रख देता हूं। भागी जी से मेरा परिचय करीब 20 साल का है। मैं फर्स्ट ईयर में आया था, तब से भागी जी को जानता हूं, क्योंकि हम तो परिवार के लोग हैं, शैक्षणिक परिवार में मिलना जुलना रहता ही था। लेकिन जो पिछले 5 वर्षों में मैंने भागी जी की मेहनत देखी है, मुझे लगता है मैंने पिछले 20 वर्षों में ऐसा कोई शिक्षक नेता नहीं देखा हॉस्पिटल में कोविड के बीच में रहकर भी लोगों के लिए व्हाट्सएप करना और कहीं ना कहीं खुद के लिए कोई स्वार्थ नहीं, ये सबसे बड़ी जो एक खूबी है भागी जी में। आप क्या सोचते हैं, अगर भागी जी चाहें तो कहीं वाइस चांसलर नहीं बन सकते, कहीं ईसी में नहीं जा सकते, कहीं ऐसी 1 मिनट में जा सकते हैं, परंतु वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते। और यही हमारे संगठन का सबसे बड़ा संस्कार है। एक बात और कहना चाहूंगा, जो मैं हमेशा कहता हूं जब भी भागी जी के साथ कहीं मंच साझा करता हूं, वस्तुतः राजनीतिक में जो लोग होते हैं उनका दिल थोड़ा छोटा होता है। राजनीति में जो लोग होते हैं उनका दिल छोटा होता है। ये तो हमारे साथ नहीं खड़ा था, हमारी विचार का नहीं था, इसका प्रमोशन क्यों करें। ये तो उस समय मेरे साथ नहीं खड़ा था, इसकी नियुक्ति क्यों करें। लेकिन इस मामले में भागी जी का जो दिल है वो आकाश से भी बड़ा है। कोई किसी भी विचारधारा का हो, कोई कैसे भी संगठन से जुड़ा हो, अगर वो एडहॉक है तो उसकी नियुक्ति कराने के लिए वो उतनी मेहनत करते हैं जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए करते हैं। बल्कि मैंने तो कई बार ये देखा है कि वो अभी वत्स जी का मैसेज आ रहा था कि 200-250 शिक्षक बाहर भी खड़े हैं, तो मुझे लगा कि वत्स जी जो सबसे समर्पित कार्यकर्ता थे, उनके लिए इन्होंने सबसे देर करी। तो ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को लेट करके बाकियों की नियुक्ति पहले कराना, ये अगर किसी की खूबी है तो भागी जी की खूबी है। अब शिक्षक तो क्या है, 1 घंटे तक बोल सकता है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा और कैंडिडेट भी नहीं हूं मैं। तो मेरा तो आपसे अंत में एक ही बस विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग 22 तारीख को अपने कॉलेज में रहें, छुट्टी ना करें उस दिन। जो भी डूसू के कॉलेजेस से एफिलिएटेड हैं वो अपने कॉलेज में डूसू का चुनाव देखें, और जो अन्य कॉलेजों में है वो हमारा विद्यार्थी परिषद का पैनल लड़ रहे हैं उनका चुनाव देखें। 27 तारीख को भी हम सब लोग, 23 तारीख को विजय जुलूस होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि युवाओं ने तो राष्ट्र के साथ चलने वाली ताकतों को चुन लिया, अब शिक्षकों की बारी है। और 27 को भी ऐसा ही होने वाला है। और आपको मैं बता देता हूं, हम लोगों को इतना सेंसिटिव रहना पड़ेगा कि अगर हम एक भी सीट हार जाते हैं ना, तो ये नहीं दिखाते एबीवीपी 3 सीटें हारा, ये दिखाते हैं युवाओं ने छोड़ा मोदी का साथ।
तो इस तरह का विषय न्यूज में भी लोग चलाते हैं। तो इसलिए क्या है, 2024 का चुनाव भी हम सबके सामने है और एक देश में नैरेटिव की बात भी है। अंत में बस एक छोटी सी बात यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, कितने भी गलत लोग एक साथ जुड़ जाएं, 100 झूठ मिलके भी एक सच को नहीं पराजित कर सकते। और उसका उदाहरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ भारतवासियों की नेतृत्व करके G20 में हम सबको दिखा दिया, जहां ऐसे देश, जो देश एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, टेबल पर बैठकर एक जॉइंट स्टेटमेंट साइन करके गए। तो इसी दृष्टि से आप ये सोचिए कि अगर ये सब लोग आगे ऐसे बढ़ते रहे तो जो 2047 का संकल्प है वो जरूर पूरा होगा। नमस्ते, भारत माता की जय। धन्यवाद अभिषेक जी। और मैं आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को आमंत्रित करूंगा दिल्ली प्रांत कारवा माननीय भारत भूषण जी को कि आप आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। भूलना नहीं है, हमने 22 तारीख और 27 तारीख मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ आदरणीय कक्कड़ जी एवं कपाही जी, अभी हमारे को प्रारंभ में पौधे दिए गए तो मैंने कपाही जी के कान में कहा कि यहाँ बहुत सारे आपके ही लगाए हुए पौधे हैं। आदरणीय भागी जी, नेगी जी, हमारे मित्र आनंद श्रीवास्तव जी, प्रिय अभिषेक टंडन जी, सुनील जी, मेरे सामने बैठे बहुत से प्राचार्य, वरिष्ठ आचार्य, मित्र एवं बहनों, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी ये कोई भाषा नहीं है, ये संस्कृति है और ये हमारी माँ है। आज किसी ने ट्विटर पर लिखा कि हिंदी की बिंदी में भी इतनी ताकत है। एक वाक्य उसने लिखा था कि दाने दाने में केसर का दम, एक बिंदी लगा दें तो दाने दाने में कैंसर का दम, वो बन जाता है। तो हमारी हिंदी की इतनी ताकत है, उसको जो स्थान और सम्मान मिलना चाहिए था, हालांकि उसमें शायद अभी कुछ कसर बाकी है। विश्व हिंदी दिवस मनाने वाला भारत और भारतीय आपस में हैप्पी हिंदी दिवस भी आजकल कहते हैं। और ये ऐसा देश है जहां आपको कौन सा संदेश किस भाषा में सुनना है, उसके लिए 2 दबाने पर हिंदी आती है। बहुत सारी चीजें ठीक हो गई हैं, बहुत सारी चीजें ठीक होनी बाकी हैं, हो रही हैं। भागी जी ने अपने भाषण में भी, अपने उद्बोधन में कहा कि बहुत सारी चीजें ठीक हुई हैं, कुछ पुरानी, क्या बताया था आपने, एसेंशियल रिपीट 60-65 साल में इस देश को भी मिली हैं। तो ये जो वर्तमान सरकार है, ये उन एसेंशियल रिपीट्स को ठीक करने में लगी है। 5-7 साल और मिलेंगे इनको तो वो एसेंशियल रिपीट्स भी ठीक हो जाएंगे, ऐसा हमको सबको विश्वास है। मैं देखता हूं जैसे धोनी और विराट कोहली को मैच में उतरने के बाद में मैच जीतने की आदत पड़ गई है, ऐसे शायद डूसू में भी हमको जीतने की आदत पड़ गई है। हम लगातार कई वर्षों से जीत रहे हैं, यह हमारी विचार की स्वीकार्यता का प्रमाण है। एक समय था जब डूटा में और इसी में हम लोग शायद नहीं जीत पाते थे, लेकिन अब उसकी भी हमको आदत पड़ती जा रही है। ईश्वर से प्रार्थना कि हमारी आदत बनाए रखे। हमारे एक मित्र कल मेरे को मिले थे किसी कार्यक्रम में, तो मेरे को कह रहे थे कि जो काम भागी जी के नेतृत्व में इस विश्वविद्यालय में हुए हैं, ऐसा लगता है कि अगले 25 साल तक हमको आपको इस विश्वविद्यालय से हिला नहीं पाएगा।
हमारा देश भी एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। लगता है हमको एक दूसरे को बधाइयां देने की भी आदत लग गई है। कभी चंद्रयान की बधाई देते हैं, कभी आदित्ययान की बधाई देते हैं, और कल मैंने पढ़ा कि डीप सी ओशियन मिशन भी एक जा रहा है, समुद्रयान भी जा रहा है। अब उसकी भी बधाइयां हमको एक दूसरे को देनी पड़ेगी। तो आपको बधाइयां देने की आदत डालनी पड़ेगी। पहले जहां घोटालों की खबरें आती थी, अब देश की उपलब्धियों की खबरें आती हैं। यह भारत की उपलब्धियों का ही प्रमाण है कि कोई हमारे प्रधानमंत्री के पांव छूता है, कोई हमारे प्रधानमंत्री के ऑटोग्राफ मांगता है। यह भारत की श्रेष्ठता का प्रमाण है, जिसको विश्व स्वीकार कर रहा है। और अमेरिका और रूस आपस में लड़ते होंगे, लेकिन भारत की दोनों प्रशंसा करते हैं। मैंने अभी कल अखबार में पढ़ा कि रूस के राष्ट्रपति ने अपने यहां पर एक मैन्युफैक्चरर्स की मीटिंग के अंदर बोला कि हमारे यहाँ की कार्स बहुत अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन हमको रूस की बनी हुई कारों का उपयोग करना चाहिए और हमको भारत से सीखना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए, जिन्होंने मेक इन इंडिया के कारण से भारत को इतना आगे बढ़ा दिया है। लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। वो अभी भागी जी ने उनके बारे में बताया है, मैं उन सबकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं। वो बहुत सारे डॉट्स हैं और ये ब्लैक डॉट्स हैं हमारे ऊपर। इन सब ब्लैक डॉट्स को हमको धोना है अगर देश को आगे बढ़ाना है तो। और मेरे को लगता है कि दिल्ली के विश्वविद्यालय में नेगी जी ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग था, लेकिन देश और दुनिया उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। एक समय में 200 साल तक जिन्होंने राज किया, आज उस देश पर भी एक भारतीय राज कर रहा है। अब वो एक दुखद काल था, टुकड़े टुकड़े, उनको लगता था शायद भारत के टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन उनको कल्पना नहीं थी कि भारत दुनिया का नेतृत्व करने जा रहा है। मैं कहता हूं कि भगवान सबको लंबी उम्र दे। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति भी लंबी आयु जी हैं, लेकिन शायद कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उनके स्वास्थ्य के कारण से वहां की उपराष्ट्रपति वहां चुनाव लड़ जाएं। वो भी भारतीय, और उनकी ऑपोजिशन पार्टी रिपब्लिकन पार्टी में भी जो सबसे मजबूत दावेदार बनके उभर रहे हैं विवेक रामास्वामी, वो भी भारतीय। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए दो भारतीय आपस में चुनाव लड़ेंगे। आप देखिए देश कहां पहुंच गया है। हमने जमीन भी जीत ली है और हमने आकाश भी जीत लिया है। अब ये छोटी मोटी है, हालांकि हमारे बारे में है कि अगर सृष्टि की पुनर्रचना हुई तो जो मनु की नौका में बीज रखे जाएंगे उसमें कुछ कीटाणु भी होंगे, कुछ सांप छछूंदर बिच्छू ये सब भी रखते ही हैं। तो ऐसे सब लोगों को रखने के लिए, ऐसे सब जीव जंतुओं को रखने की जिम्मेवारी हमारी है, इसलिए वो हमने पाल के रखे हुए हैं। इसलिए अगर कोई आपको डंक मारता है तो आप चिंता मत करिए, हम तो सबकी पूजा करते हैं। हम तो सांप की भी पूजा करते हैं, बिच्छू की भी पूजा करते हैं। उनको बचा के रखना है, लेकिन अपने सिर पे नहीं बैठाना है। तो इस चुनाव के अंदर हमको ऐसे सब जीव जंतु जो हैं, जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको उनके यथास्थान रखना है। जीवित रखिए, चिंता मत करिए। उनको थोड़े बहुत वोट मिलेंगे, वो मिल जाने दीजिए, लेकिन अंततोगत्वा जो इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने वाली शक्तियां हैं, वो केवल इस राष्ट्र के लिए नहीं, वो पूरे विश्व के लिए कल्याण के मार्ग के लिए काम करने वाली ताकतें हैं। उनको ही इस, जिसको भागी जी ने कहा धर्म युद्ध, इस धर्म युद्ध में विजयी होना है। इसके लिए हम सब योद्धा हैं। और जब धर्म युद्ध का बिगुल बज चुका, क्योंकि से कोई भी अपने स्थान पर नहीं रहते। आपने सुना होगा, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। इसलिए हमको तटस्थ नहीं रहना है। इस धर्म युद्ध के अंदर अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए जो भी हमारी जिम्मेवारी है, उसके लिए अधिकाधिक परिश्रम करना है, अधिकाधिक समय लगाना है। और निश्चित रूप से
जो राष्ट्रीय ताकतें हैं, जो धर्म की ताकतें हैं, वे विजयी होंगी। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद भारत जी। विचार के साथ जुड़े हुए सबसे अपने पुराने सिपाही इंद्रमोहन कपाई जी को मैं बुलाना चाहूँगा। आपने पिछले 5 दशकों से एनडीटीएफ को खींचा है, एनडीटीएफ को बढ़ाया है, और एनडीटीएफ की उपलब्धियों को देख के जो सबसे ज़्यादा हर्षित होते हैं वो कपाई जी हैं। तो मैं कहूँगा कपाई जी आप आएँ और अपना आशीर्वचन दें आज के कार्यक्रम का। अपनी तालियां बजाते रहें, इसके बाद फिर क्या करेंगे। मुझे कहा गया है कि इस कार्यक्रम को मतलब कंक्लूड करने वाला भाषण ले, और क्योंकि अब चाय भी इंतजार कर रही है और अपने सम्मानीय जो मंच है उनमें भी लोगों ने कहीं जाना है और भी जाना है। मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टंडन जी 1 मिनट, कि आज देखें कि एनडीटीएफ और विद्यार्थी परिषद इन दोनों के मतलब है तो एनडीटीएफ का कार्यकर्ता सम्मेलन, परंतु विद्यार्थी परिषद के लोगों को भी जो उनके उच्च पदों पे हैं, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं, उनको भी बुलाया है। वो इसलिए कि हम चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के चाहे वो विद्यार्थी वाले हो, चाहे वो टीचर्स में हो, शिक्षक में हो, सभी की जीत होनी चाहिए। तो जब जीत होती है तो वो जीत एबीवीपी की नहीं है, वो जीत एनडीटीएफ की नहीं है, वो जीत हमारी विचारधारा की है। और उस विचारधारा की जीत के लिए हम सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं। तो मैं शिक्षकों से ये अनुरोध करूंगा कि संयम में रह के, मर्यादा में रह के जितनी भी सहायता वह बहुत जरूरी है, वो हम करें मर्यादा में रह के। दूसरा, मैं बस फिर मैं एनडीटीएफ पे आऊंगा 1 मिनट में, क्योंकि ये भी बात कि जैसे इलेक्शन में अगर विद्यार्थी परिषद का इलेक्शन लें तो जो सेंट्रल ऑफिस बेयरर्स हैं उनकी जीत को ही विद्यार्थी परिषद की जीत माना जाता है। कॉलेजेस के अंदर जितना मर्जी जीत जाए, तो इसलिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो विद्यार्थी परिषद की सेंट्रल टीम है, दूसरे प्रेसिडेंट, दूसरे सेक्रेटरी, दूसरे ये, वहां पर जीत हो और वहां पर एक मैसिव वोटिंग होनी चाहिए। अभी ये कहा कि वहां बैलेट से होगा, उधर से ईवीएम से होगा, इसके कारण कोई अव्यवस्था फैल सकती है, कोई डिले फैल सकती है। तो मुझे लगता है उसकी तरफ हम ध्यान दें। जहां तक एनडीटीएफ की बात है, देखिए आजकल ये डॉट दिस डॉट दैट बड़ा चलता है, मतलब आई डॉट एन डॉट या डी डॉट यू डॉट एक्सेट्रा। मुझे लगता है कि चाहे देश के अंदर मोदी जी हो या हमारे अपने अपने बीच में भागी हो, वो इन सब डॉटों के एंटीडोट है और इन सब की एंटीडोट है, और इसलिए एक बहुत अच्छी तरीके से वो लड़ने की क्षमता रखते हैं। फिर भी मैं एक क्वेश्चन करूंगा, हमें धर्म युद्ध तो है, धर्म वाली बात को एक तरफ रखें, युद्ध वाली बात को जरा तरजीह दें। मैं इसलिए कंक्लूजन में ये कहूंगा कि जो युद्ध वाली बात है उसके अंदर, क्योंकि नेगेटिव फोर्सेस भी यूनाइटेड है, ये डॉट डॉट करके यूनाइटेड है, उस यूनाइटेड फोर्स को मीट करने के लिए, उसको चैलेंज के स्वीकार करने के लिए हमें भी एक तरह से पूरी तरह संगठित होना चाहिए। और इसलिए जो भी अगले 10-15 दिन बचे हैं, आज 14 है, 13 दिन, 12-13 दिन बचे हैं, 10, वहां पर हम पूरा अपना परिश्रम लगाएं, पूरा। उसको यह मत सोचे कि भागी जीत रहा है, उसे यह मत सोचे कि एनडीटीएफ का कोई एग्जीक्यूटिव का मेंबर जीत रहा है, वो जीते कि मैं जीत रहा हूं, मेरी विचारधारा जीत रही है, और उसके लिए बात करें। ये मैंने देखा, मेरे कक्कड़ जी भी मेरे साथ बैठे हैं, 73 से हम लोग मतलब 50 साल हो गए आज मतलब इस फील्ड के अंदर है। हमने देखा कि कई बार जो कार्यकर्ता है, जो अपने एक्टिविस्ट है, वो जो लीस्ट एक्टिविटी वाली बात है उसकी तरफ ध्यान देता है। वो क्या है कि अपने ही लोगों को मैसेज भेजते रहता है
मतलब जो हमारे ही संस्था के लोग हैं उन्हीं को भेजता रहेगा और कहेगा हो मैंने 40 लोगों से बात कर ली। अरे 40 लोगों से बात करने से वो तो बात करें, परंतु आप अगर 10 नए लोगों से बात करेंगे तो वो जो वोट दूसरी जा रही है, अगर कोई लेफ्ट को जानी है, कोई कांग्रेस को जानी है, वो वोट हमारी तरफ आएगी तो उसका डबल इफेक्ट है। क्योंकि अगर माइनस है, माइनस को प्लस बनता है तो -1 माइनस करके 2 वोट्स का वो फर्क डालता है डिफरेंस के अंदर। तो मुझे लगता है कि हम ये देखें अगले दिन में कि अपने जो थोड़ा सा न्यूट्रल वोट से हैं या हमें लगता है कि हमारी बातचीत से वो हमारी तरफ कन्वर्ट हो सकते हैं, उनकी तरफ हम ध्यान दें। मतलब ये मैं सिर्फ को बड़ी फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा, तो मैं कह रहा हूँ कि इसको युद्ध की तरह लें, क्योंकि वो भी लोग बड़े एक्टिव हैं। वो बातों को अपनी नेगेटिव तरीके वाली चीजों को ज्यादा दिखाते हैं। मुझे याद आता है, मैं 1 मिनट में मैं उदाहरण वो देने के तो मुझे बहुत इच्छा रहती है वो दे कि बहुत साल पहले, कक्कड़ जी को याद होगा, उसमें 40-45 साल पहले की बात है कि रंगा हरि जी एक बार यहाँ पर आए थे। हमने ऐसे कार्यक्रम किया था। रंगा हरि जी बड़े पुराने, बड़े विद्वान संघ के हैं, तो उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि अगर कोई व्हाइट रुमाल आपको बड़ा सा दिखाए और वो आपसे पूछे कि इसमें क्या है, तो कहेंगे बिल्कुल व्हाइट रुमाल है। अब उसके अंदर इंक का डॉट सा छोटा सा लगा दे, छोटा सा बीच में, तो वो चीजें पूछेंगे तो वो कहेगा क्या है, तो इंक का डॉट है। मतलब नेगेटिविटी में, मतलब चाहे 99.999% जो है वो व्हाइट है, पर दिखेगा डॉट, जो ब्लू वाला डॉट जो है वो जो नेगेटिव की। इसीलिए ये नेगेटिव चीजों पे वो लोग बहुत जोर डाल रहे हैं कि वो ये नहीं देख रहे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जैसे कितने प्लेसमेंट हुई उनकी तरफ नहीं देख रहे। वो कह रही इतनी डिस्प्लेसमेंट हो गई। अरे डिस्प्लेसमेंट जो हुई है उसके अंदर प्लेसमेंट की तो बात के अंदर उनकी भी तो रिप्लेस हुई है, वो लोग भी अपॉइंट हुए हैं। और अगर वो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेजेस के अंदर अपॉइंटमेंट्स को ना रुकवाते तो आप ये देखते कि अभी वो डिस्प्लेसमेंट भी ना होती। इवन फॉर द डिस्प्लेसमेंट दे आर एसेंशियली रिस्पांसिबल बिकॉज एसेंशियली प्रेशर फ्रॉम दोज कॉलेजेस केम टू द कॉलेजेस वेयर द इंटरव्यूज वर टेकन। तो मैं आपको ये एश्योर करता हूं, मतलब बिल्कुल ये नहीं कि एनडीटीएफ के कारण, मतलब मुझे मालूम है कि इसको मैं एश्योर इसलिए कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि कक्कड़ जी और मैं 50 साल से हैं। अगर आप डीयूटी का इतिहास देखेंगे, और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, अगर डीयूटी का इतिहास देखेंगे तो 80% जो एक पॉजिटिव ड्यूटा के अंदर अचीवमेंट्स हुए 80% वो तब हुई है जबकि डीयूटीए में एनडीटीएफ के लोग थे। चाहे एनडीटीएफ नहीं बनी थी तो कोहली जी थे। मैं एक सेकेंड, तब 73-74 की बातों में 78 तक प्रमोशन, एक आदमी लेक्चरर टीचर होता था, लेक्चरर ही रहता था। उस जमाने के अंदर एक उसके अंदर लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर बने, जो कि बाद के अंदर स्टेज 1 स्टेज 2 के कन्वर्ट हुआ, उसकी नींव उन्होंने डाली। ऐसे कई चीज देखेंगे, लोन, ये वो दुनिया भर की चीजें। सिर्फ एक चीज का वो क्रेडिट लेते हैं कि हमने PV4 ले आए थे। पर PV4 तो लेके आए, पर उस PV4 में क्योंकि वो जो API PVS लेके आए हुए थे CS में, उसके कारण एक भी not a single person was promoted to PV4 because of the API PVS scheme that they brought. एक भी। तो उसका जो लोग हुए थे वो थे कि उस स्कीम के कारण लोगों की प्रमोशन हुई, जो कि हमारे जमाने में जब ओबराय जी प्रेसिडेंट थे तब वो एक स्कीम आई थी जिसके अंदर कि अगर टोटल सर्विस 5 साल लीडर में हो जाए इत्यादि तो उनको वो ग्रेड में आ जाते। मैं उस इतिहास में नहीं जाता, पर मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखेंगे कि 80% जो अच्छी चीजें आई हैं वो उस जमाने में आई हैं जबकि एनडीटीएफ के लोग जो थे वो चाहे प्रेसिडेंशियल पोजीशन में थे या एग्जीक्यूटिव काउंसिल वगैरह के अंदर थे। और यह इतिहास आप देख सकते हैं। अभी मैं कहूंगा कि एक जो अभी है, सारे लोग प्लेस होंगे, आई कैन अश्योर यू दिस। जो लॉन्ग स्टैंडिंग था, पुरानी सर्विस काउंट होगी, क्योंकि आजकल ये बहुत इशू भी बना हुआ है। पुरानी सर्विस काउंट होगी कि जिनके 15-16 साल एडॉक सर्विस रही,
आज वो परमानेंट हुए हैं, तो उनको वो तो कहीं मतलब वो तो आगे जा ही नहीं सकेंगे। तो एक पुरानी सर्विस कितनी काउंट होगी ये देखने की बात है, पर सर्विस वो पूरी काउंट होगी जिसके अंदर उनको प्रमोशन के अंदर लोग जो आए। ईडब्ल्यूएस की सीटें भी आएंगी, आप यकीन कीजिए। ये इसका जो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई है वो ईडब्ल्यूएस के कारण हुई है, क्योंकि वो ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं दे हैड बीन कल्ड आउट फ्रॉम द यूअर सीट्स, सबसे ज्यादा यूअर सीट से आई, तो इसलिए वो सभी चीज होंगी। मैं उसकी अब बहुत डिटेल में नहीं जाता, मैं ये कहूंगा कि आप अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि एक बड़ी कंक्लूसिव तरीके से हमारे एनडीटीएफ के भागी जी की जीत हो और अपने पांचों कैंडिडेट्स की जीत हो। देखिए 5 कैंडिडेट को जिताना इसलिए बहुत जरूरी है कि उसके बाद में जो टीम बनती है, मैं इससे सिर्फ प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, जो टीम बनती है जिसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, 5 और एग्जीक्यूटिव सारे होते हैं, वो इन 5 में 6 की बेसिक टीम होगी, 2-3 को इसमें से अगर एक भी लुढ़क जाता है, एक भी नहीं होता, तो उसके अंदर सब्सिक्वेंटली जो जीत और हार वाला सिचुएशन है कि प्रेसिडेंट जीत के भी हम फॉर्मेशन में हार गए, ये स्थिति रहती है। तो इसलिए 5 का जीतना ये बड़ा जरूरी है। और इसलिए मैं ये 5 को भी कहूंगा, बस लास्ट बात है, क्योंकि भाभी जी ये अपने नेकी उठ गए हैं कि अगर जैसे एक कैंडिडेट की हमेशा इच्छा रहती है, हमेशा ये इच्छा रहती है कि मैं नंबर 1 आ जाऊं, और ये इच्छा हमारे कैंडिडेट में होगी। मतलब मेरे से लोग कहते हैं कि मैं तो बड़ा वीक हूं, फलाना बड़ा तेज है, ठीक। तो मुझे लगता है कि आपको जो अलॉटेड कैंडिडेट है, जिसको भागी जी ने भी और नेगी जी ने भी बात की, जो अलॉटेड कैंडिडेट है उसको ही वोट देना है, अलॉटेड जो अपना, ठीक है। बाकी ये है कि और जो भी अगर आप किसी से बात करते हैं उसके पास वोट, मतलब भाभी जी के लिए तो है ही है कि टिक लगाना है उसमें विद इन बॉक्स, पर अगर कोई व्यक्ति जैसे वो किस कहते हैं कि मैं उसको 15 नहीं दे सकता, 5 दे सकता हूँ, 2 दे सकता हूँ, तो वो भी वोट लेना, क्योंकि बात के अंदर तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, तो मैं वो सब काउंट होंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अब आज ये प्रण लेके चले कि अगले 10 दिन, अगले मतलब 12-13 दिन मैंने कार्यकर्ता की तरह काम करना है और भागी जी को जिताना, अपने 5 एग्जीक्यूटिव के मेंबर को जिताना मेरा उतना ही कर्तव्य है जैसा कि मैं खुद कैंडिडेट हूं। इसके साथ चले तो मुझे अच्छा रहेगा। बाकी इसमें क्या ही। थैंक यू सर। हमारे बीच में कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर जसविंदर सिंह है। मैं एक बार चाहूंगा कि इस वर्ष वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उनके लिए जोरदार तालियां आप बजाएं। मतलब वर्ष का मैंने ग्रेजुएट इसी महीने हो रहे हैं। और ये वाला जो हॉल है, उनके सानिध्य में बहुत सारे हमारे प्रोग्राम का ये साक्षी बना है। तो हमारी तरफ से अनौपचारिक ये हुआ है। अभी तो सर 15 दिन हो रहे हैं, अभी चिंता नहीं करनी इस बात की। हम लोग हो सकता है एक विजय उत्सव भी यहीं मनाएं। और डूटा के सेक्रेटरी भी सर रहे। मैं कार्यक्रम के समापन से पहले आप लोगों से सुना आग्रह करूंगा, एक बार अपनी सीट पर बैठे। चाय नाश्ते का इंतजाम है, लेकिन उससे पूर्व में मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में कक्कड़ सर को आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि ये लड़ाई शिथिल पड़ने की नहीं है। 27 तारीख को 5 बजे तक वोट पड़ेंगे, उसके बाद रात को 12 बजे मैं आपके पास चुनाव का परिणाम लेके आऊंगा। तब भी आपको इसी प्रकार इंतजार करते हुए चाहूंगा आप आर्ट्स फैकल्टी में मुझे मिलें। कक्कड़ सर। माननीय भाभी जी, जयशंकर जी, भाभी जी, कपाही जी, नेगी जी और यहाँ सभी मेरे मित्र, मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात रखना चाहूँगा। और वो सिर्फ इतना कि कपाही जी ने कहा कि जो कुछ हुआ ड्यूटा में कोहली जी के वक्त, या जब हमारे जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त, वो इसका एक उदाहरण देकर बात आगे नहीं बढ़ाऊंगा। जब हम लोग ड्यूटा में आए थे, मैं और कपाही जी 1973 में, उस वक्त एकेडमिक काउंसिल के 10 मेंबर हुआ करते थे, 10 लोग इलेक्ट होते थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई नहीं होता। कोहली जी के वक्त
एकेडमिक काउंसिल की संख्या 10 से 20, एकेडमिक काउंसिल में सदस्यों की संख्या 10 से 20 और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 2 लोग 1980 में आए और वो चल रहे हैं। और एक बात और मैं कह दूं कि 20 से 26 एकेडमिक काउंसिल में कब हुए, जब मैं ड्यूटा प्रेसिडेंट था। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि अपने लिए, पर मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग इस दिशा में भी सोचते हैं कि शिक्षकों के लिए क्या करना है। उस वक्त कुल शिक्षक 5-6 हज़ार के करीब थे, आज 10,000 शिक्षक हैं, पर अभी भी वही 26 के 26 एकेडमिक काउंसिल में इलेक्शन होता है। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा था कि हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। भागी जी आज जो काम कर रहे हैं शिक्षकों के लिए, ऐसा शायद मैंने नहीं देखा कि और कोई व्यक्ति है जिसने किया होगा या कोई कर सकता है। एक अंतिम बात ये कह के, हमारे एकेडमिक काउंसिल में 7 कैंडिडेट खड़े हुए थे, 26 सिलेक्ट होने थे, परंतु हमारे सातों के सातों पहले 10 में थे। और मैं आप ये विश्वास करता हूं कि हमारे पांचों के पांचों ड्यूटी एग्जीक्यूटिव के पहले 5 में होंगे। और अगर आप लोग सब मिलके इस डायरेक्शन में काम करेंगे तो मुझे लगता है ये काम मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ ये मानना है कि एनडीटीएफ के जो लोग हैं वो काम करने वाले हैं, काम करेंगे और पांचों के पांचों जीत कर अच्छी पोजीशन में आकर करेंगे। और भाभी जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाले हैं। कोई क्या कहेगा कितने वोट, जिससे बात करें कम से कम, मैं तो जिससे बात करता हूँ मुझे ये पता लगता है कि भागी जी ने जो विश्वविद्यालय में यहाँ शिक्षकों के लिए किया है वो शायद और कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए भागी जी एक रिकॉर्ड मार्जिन से जीतें, ऐसा विश्वास है। मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि एनडीटीएफ 1973 में कोहली जी जीते थे, उसके बाद धीरे धीरे बीच में हम लोगों के साथ नहीं जुड़ पाए 20-22 साल 24 साल, परंतु अब भागी जी ने ऐसी स्थिति पैदा की है कि मैं मानता हूं कि अगले कुछ सालों तक एनडीटीएफ लगातार जीतती रहेगी। मेरी भागी जी को और पांचों ड्यूटी एग्जीक्यूटिव के जो उम्मीदवार हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कक्कड़ सर। समाप्ति से पहले प्रोग्राम से मैं एक बार आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे पांचों एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट कमलेश कुमार रघुवंशी रामानुजन कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में है, उनको उसके बाद डॉक्टर चमन सिंह एएनडीसी में मैथमेटिक्स में, डॉक्टर अमित सिंह श्यामलाल कॉलेज में हिंदी विभाग में, डॉक्टर आकांक्षा खुराना डीसीएसी कॉलेज कॉमर्स विभाग और डॉक्टर नारायणी आदित्य नारायणी पासवान आप सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट लक्ष्मीबाई कॉलेज। ये पांचों नाम हमारे दिमाग में रहने चाहिए। वोट 15 के 15 इन्हीं में बंटने। आपने इसके अलावा छठा वोट किसी कैंडिडेट को नहीं देखना है। और भागी जी ने पहले ही बताया है, बॉक्स के अंदर टिक लगाना है, मार्जिन टच नहीं होना चाहिए। एनडीटीएफ मार्च ऑन, एके भागी मार्च ऑन, और टीम भागी मार्च ऑन। मेरे राइट साइड से आप लोग